उद्यमियों को इंसेंटिव वितरण के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार परिषद में सलाहकार के रूप में श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना में औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के हमारे निवेशकर्ता, हमारे उद्यमीगण और नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी हमारे युवा साथियों, मैं आप सबका आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में 102 निवेश प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है और सफलतम निवेश के बाद उनके इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम के साथ 232 करोड़ रुपए से अधिक के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं इन सभी उद्यमियों को इस अवसर पर हृदय से सफलतम निवेश के लिए बधाई देता हूं। प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चयनित मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अपने युवा साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनके परिजनों को बधाई देता हूं। हमारे 100 से अधिक जो उद्यमी मित्र आज यहां पर चयनित हुए हैं, मैं आज उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए यहां पे बुलाया हूं कि आपने भी 14 दिन की अपनी ट्रेनिंग को देखा है और मुझे बताया गया कि इस दौरान आपने कुछ औद्योगिक स्थलों का और कुछ जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है उन उद्योगों का भी निरीक्षण किया है। जीवन की असली पारी अपने कैरियर को बनाने के लिए आपकी अब शुरू होने जा रही है और अगले 3 वर्ष के अंदर आप अगर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ करेंगे तो प्रत्येक माह आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ वर्ष भर में भी आपके कार्यों को हम लोग मूल्यांकन करेंगे और 3 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र अपने कार्यकाल को यहां पे पूरा करेगा, अगर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश शासन की औद्योगिक विकास से जुड़े हुए या विभिन्न हमारे औद्योगिक जो अथॉरिटी है उनमें या शासन की किसी भी सर्विस में वह नौकरी करने के लिए इच्छुक होगा तो एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ स्पेशल वेटेज देने की भी एक विशेष कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देते हैं। मेरे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने,
ये केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इस दौरान आपको ये देखना होगा कि कहीं भी आपके ऊपर कोई उंगली उठाने का अवसर न प्राप्त हो। आपकी प्राथमिकता स्टेट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता होनी चाहिए, और जो विराट लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थापित करना, और अगले 5 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज जैसे हम लोगों ने उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं, ऐसे ही कुछ माह पूर्व मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने चयन किए थे एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कार्य करने वाले ऐसे युवा जो उस विकास खंड में जाकर के उस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले विकास खंड के रूप में, ब्लॉक के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने यद्यपि नियोजन विभाग में प्रतिमाह उनके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, मैंने भी नियुक्ति के बाद एक बार उन्हें मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनके साथ अपना संवाद बनाया था, और मैंने उनसे पूछा था प्रत्येक से कि भाई आखिर आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 हमने एस्पिरेशनल विकास खंड चयनित किए थे प्रदेश के अंदर, ये नीति आयोग के पैरामीटर और उनके इंडिकेटर के आधार पर हमने चयन किए थे। चयन के बाद हमने सुनिश्चित किया था कि यहां पे मैन पावर पूरा हो। कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर ये विकासखंड पीछे हैं, और इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमने सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत एक यूथ को उन विकास खंडों में चयन करके भेजा और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सभी जो यूथ हैं वे अपने अपने विकास खंड में ही रात्रि निवास करते हैं। किसी न किसी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उनका विजिट होता है। वहां पर जाकर के वहां के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और प्रतिदिन वहां की प्रोग्रेस को अपने हैंडसेट के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से वह अपलोड भी करते हैं। उसका मूल्यांकन होता है, फिर सत्यापन होता है, और फिर उसके माध्यम से हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। परिणाम अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, और इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने के पहले एक्सपीरियंस का एक माध्यम बनेगा। दूसरा, जीवन की उन परिस्थितियों में, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग होती है कि आपकी एक ट्रेनिंग भी है। मैं जानता हूं, मुझे जो बताया गया कि मैंने देखा है कि आपको जो यहां पे आज नियुक्ति पत्र यहां पर जो दिया जा रहा है, इनमें जो चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे जो यूथ आए हैं उनको यहां पर हम लोगों ने देखा है। जो मुझे बताया गया पहले कि कुल लगभग 1500 लोगों ने आवेदन किया था। 1500 में से 105 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें 87 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं, और 15 को हम लोगों ने उस सूची में, वेटिंग सूची में भी रखा है कि अगर उनमें से कोई
नहीं आता है, नहीं ज्वाइन करता, तो उनमें से हम वेटिंग वालों को फिर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा देंगे। और जो मैंने देखा है कि यहां पर ग्लाइडर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ से, यूके से, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर, बीएचयू, बिट्स मेस्त्रा, IIIT प्रयागराज, नरसी मोजी, NIT प्रयागराज, IIIT ग्वालियर, EMU, IMT नागपुर, यानी जैसे बहुत शीर्ष जो शिक्षण संस्थान है वहां से जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वह सभी जो यूथ हैं उन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। और आवेदन करने के बाद फिर यहां की टीम ने औद्योगिक विकास के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद से जुड़े हुए जो यहां के हमारे अधिकारी हैं, इन लोगों ने मिलकर के फिर चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और आज आपका चयन होने के बाद 14-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि आपके पास एक अवसर है ये कार्य करने का, अपने आप को साबित करने का, अपनी क्षमता को प्रदेश के हित में लगाने का, और आपके द्वारा जो भी प्रयास होंगे प्रदेश के हित में, उसके बेहतर परिणाम को अपनी आंखों से देखने का। उत्तर प्रदेश के सामने एक अवसर है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सभी क्षेत्रों में विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, या तो आप देख सकते हैं जब हमने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मैं मानता हूं कि जब लोग इस बात को मानते थे, कोई जानने को तैयार ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी इतने अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कोई तैयारी नहीं था। लेकिन मेरे पास अनुभव था 2018 का भी। 2018 में जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, तो उस समय की टीम को जब मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर समिट करना है, तो ये लोग मेरे पास आए 3 महीने की एक्सरसाइज के बाद। लेकिन आने में उनको संकोच था, लेकिन मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा बताओ मुझे क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा हमने तैयारी कर ली। मैंने कहा तैयारी में क्या किया? उन्होंने कहा साहब हमने तैयारी की है, 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे। तो मैंने कहा नाम क्या दिया है? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा पहले नाम चेंज करो, लोअर लिमिट 2 लाख का रखो, और 2 लाख के बाद तब फिर यहां निवेश। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा जो लोग लीड कर रहे हैं उन्हीं को विश्वास नहीं है, तो लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? पहले स्वयं पे विश्वास करो। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा यूपी में सब आएंगे, आप चिंता मत करिए, उस रोड शो की तैयारी करिए। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम दुनिया के देशों में जा सके, लेकिन उस समय देश के अंदर ही रोड शो हुए। और रोड शो में मैंने उस टीम को भेजा, मैंने कहा आप लोग जाइए, अलग अलग राज्यों में जाइए, उद्यमियों से संवाद करिए, बातचीत करिए, पॉलिसी बनाइए। कुछ कार्य हुआ, और एक रोड शो में मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं एक में ही गया था, तब भी गया था, इस बार भी मैं एक ही जगह गया था। और 2018 में जब मैं गया था पहले रोड शो में, यद्यपि हमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे उस रोड शो में, लेकिन रोड शो में जब मैं गया था तो जो भी उद्यमी वहां मुझे मिलता था सब कहते थे साहब हमने तो यूपी में कसम खाई है कि दोबारा नहीं आएंगे,
लेकिन आप कह रहे हैं तो एक बार आ जाएंगे। यानी यूपी का परसेप्शन किस प्रकार का बना के रखा हुआ था, किस प्रकार की नकारात्मकता थी। वह नकारात्मकता जब तक नकारात्मकता रहेगी तब तक किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक अनिर्णय की स्थिति रहेगी तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम प्रदेश के बारे में, प्रदेश के पोटेंशियल को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। और मैं तब भी कहता था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, लेकिन 2018 था, प्रारंभिक समय था हमारे लिए। उस समय सरकार मार्च 17 में बनी थी। 17 के अंत में मैंने इन्वेस्टर समिट की बात कही थी और फरवरी 18 में हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था। और मुझे अच्छा लगा कि उस समय जब लक्ष्य रखा गया था तो मैंने कहा कम से कम इतना निवेश तो आएगा ही जितना उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट होता है। वार्षिक बजट उत्तर प्रदेश का उस समय 4,27,000 करोड़ का था। हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और इस बार जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो इन्वेस्टर समिट के पहले भी इसी प्रकार की भूमिका हुई। लोग कहते हैं साहब हमारा बजट 7 लाख का था, 7 लाख करोड़ यहां पे निवेश के प्रस्ताव आएंगे। मैंने कहा एक बार प्रयास तो करो। टीमें बनाई गई, लगातार कार्यक्रम प्रारंभ हुए। औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी ने अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई। काफी होमवर्क हुआ। तमाम हमारी सहयोगी संस्थाओं ने भी उसमें योगदान दिया। परिणाम रहा, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। और इस बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने एक मानक तय कर दिया। 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतने प्रस्ताव कैसे आए। मैंने कहा यूपी उस लायक है कि इतने प्रस्ताव आने चाहिए थे और आए। यूपी की साइज, यूपी की जनसंख्या, यूपी की पोटेंशियल इस अनुरूप है कि 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव यूपी को मिलने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि आंकड़े फेक हैं। उन लोगों ने अपने तरीके से उस पर काम करना शुरू किया और बाद में फिर 5वें दिन 7वें दिन मुझे फोन करके बोलते थे नहीं साहब हमें अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक है। मैंने कहा यहां इनऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं, जो भी होता ऑर्गेनिक ही होता है। अब हम लोग उसे ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट यूपी को रिफॉर्म के दौर से गुजरना पड़ेगा। औद्योगिक विकास में और भी रिफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें हर महीने अपने उद्यमियों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के हर प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं काम चलेगा, उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर दिखना भी चाहिए उसका परिणाम। जैसे आज इंसेंटिव वितरण 232 करोड़ रुपए के इंसेंटिव वितरण उद्यमियों को आज यहां पर किसी उद्यमी को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। छोटी छोटी बातों के लिए हमें रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग में बाधक है उसमें हमें कहीं न कहीं रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वे राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वह पॉल्यूशन से जुड़े हुए मामले हों। अब ये डे टू डे से जुड़े हुए उन मामलों का समाधान होना चाहिए और उस दिशा में बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में विगत 6 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा
कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा ही। दोनों अवसर होंगे। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना है। वही आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार होगा। कुछ लोग अथॉरिटी में काम करेंगे, कुछ लोग यूपी सीडा के साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ लोग औद्योगिक विकास में काम करेंगे, कुछ लोग अलग अलग जनपदों में जो हमारी अथॉरिटी है वहां पर जाके कार्य करेंगे, कुछ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा होगा कि प्रतिमाह हर जनपद में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़े हुए वहां पर उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की बैठकें होती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस समय जो मुद्दे आते हैं आप लोग चुपचाप बैठ के देखना है। जो मुद्दे आते हैं उसको नोट कर लिया, उस उद्यमी के फोन नंबर को भी नोट कर लिया। फिर प्रयास होना चाहिए जिससे संबंधित मामला उनसे कहकर कि ये मामला आया है, इसका आप समाधान एक समय सीमा के अंदर करिए। अगर वो कहता कर लिया तो उस उद्यमी से बात कर लिया कि आपकी ये समस्या थी, क्या इसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है, आपका कार्य है फिर यहां पर ऊपर की इकाई में बताना कि फलानी बैठक में ये मुद्दा उठा था लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है, इसके लिए हमें क्या करना। इसके बारे में अगर शासन इसका संज्ञान लेकर के फलाने उद्यमी से बातचीत करके उसकी क्वेरीज को समाधान कर लेंगे तो ये है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस कार्यक्रम को, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। प्रदेश के परसेप्शन को और बेहतर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हमने कोई लोच लचक उसमें छोड़ी नहीं है। जो कार्य होना है सीधे सीधे होना है और उसमें जब कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी हमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हर कार्य को बिना किसी हीला हवाली के त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करते हुए पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, कोई आपके कार्य में उंगली नहीं उठा सकता। और उस हेतु का काम आपको करना है। या कहीं भी कोई कार्य होता है किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए। और यह एक उचित अवसर आपके पास होगा। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, आप राज्य के हित में कार्य करेंगे तो राज्य सरकार आपके हितों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं जानता हूं प्रारंभिक समय में जो आपको मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय की राशि मत देखिए। आपके पास एक अवसर है इस मंच से जोड़ने का और इसमें अपने आप को साबित करने का। यह समय है जब आप नया एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, एक नए अनुभव के दौर से गुजर सकते हैं, एक नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि हमें हर एक, मेरे जो पहले के अनुभव हैं, जो मैंने देखा है अभी, जो हमने एस्पिरेशनल विकास खंड में लगभग 100 ऐसे सीएम फेलोज की तैनाती की है, वे कार्य कर रहे हैं युद्ध स्तर पर, विकास खंड मुख्यालय पे ही रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उसमें मैंने एक चीज जो सबसे अच्छी देखी है, ये लोग चुपचाप अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनके ब्लॉक मुख्यालय पर रहने का परिणाम क्या था कि जो अधिकारी कभी ब्लॉक मुख्यालय में नहीं रहते थे, उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय में रहना शुरू कर दिया। वे सब आज ब्लॉक मुख्यालय में रहते हैं, उन ब्लॉक में रहते हैं। अब अधिकारी की उपस्थिति है तो कुछ तो करेगा, भाई कितना सोएगा 24 घंटे में, अगर ज्यादा सोएगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए वह कुछ तो करेगा फिर वह, और फिर क्या कार्य हो रहा है इसकी समीक्षा होने लगती है।
कौन कौन से पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर में क्या हुआ है, शिक्षा में क्या हुआ, स्वास्थ्य में कहां हम बढ़े हैं, जल संसाधन में कहां बढ़े हैं, स्किल डेवलपमेंट में क्या कार्य हुआ है, रोजगार सृजन में बैंक क्या कर रहे हैं। आज ये चीजें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल है। वे हस्तक्षेप नहीं करते किसी के कार्य में, लेकिन एक तीसरी आंख के रूप में वे अपना कार्य कर रहे हैं और यही कार्य उद्यमी मित्रों को भी अपने अपने क्षेत्र में करना होगा। सेतु के साथ साथ उसकी जानकारी समय पे विभाग को उपलब्ध करवाना, अपलोड करना। और आपने ये 14-15 दिन की जो ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग के साथ साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न पॉलिसीज को देखना, प्रदेश सरकार में कहां पर क्या समस्याएं, उन सभी चीजों को देख करके और फिर औद्योगिक निवेश के मार्ग के सभी बाधाओं को दूर करने में अपने योगदान देना, अपने अनुभव का लाभ देना या नया अनुभव भी लेना आपके लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा और राज्य के हित में भी बहुत उपयोगी हो पाएगा। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर 105 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों को यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ यहां पे 232 करोड़ रुपए से अधिक का इंसेंटिव वितरण का जो कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है, इन्होंने विश्वास किया सभी उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में, आज उनको इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम, इससे पहले भी लगातार एक कार्यक्रम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर अपने निवेशक को कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश पर विश्वास किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। आप यहां पे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ चेंज किया है, 14वें से लेकर दूसरे नंबर पर हम आ गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज के दिन पर कोई उद्यमी, कोई व्यापारी आज के दिन पे शिकायत नहीं करेगा कि किसी ने उनको फोन किया पैसे लेने के। यानी अब तो कोई आप लोगों से कोई राजनीतिक चंदा भी चुनाव में नहीं मांगता होगा, यानी नहीं मांगता होगा, कोई नहीं मांगता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है जहां किसी व्यापारी या किसी उद्यमी से कोई गुंडा तो दूर, कोई व्यक्ति चुनाव में भी कोई सहयोग नहीं मांगता है। और यह एक नया चेंज है क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देना चाहता है। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में भाव आया है कि नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब हमें नए सिरे से उत्तर प्रदेश को बनाना है और ये नए उत्तर प्रदेश को बनाने की प्रक्रिया है। कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आज के दिन पर ये जो चेंज आया है ये उसका उत्तर प्रदेश के प्रति योगदान के रूप में आप मान सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह चेंज आपको निरंतर लाभ देगा। इसलिए अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में करिए, रोजगार का सृजन करिए और सीएसआर की निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश में ही करिए, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर इंडस्ट्री अपने साथ किसी एक इंस्टीट्यूशन को जरूर जोड़े। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के कार्य के साथ यहां के यूथ को जोड़िए। ये यूथ जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एमएसएमई का इतना बड़ा बेस हमारे पास है, वहां जाएगा। हमने टाटा के साथ अभी एक एमओयू किया है, वो हमारे 150 आईटीआई को बेहतरीन आईटीआई के रूप में न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी इंडस्ट्री से कहूंगा कि वे किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशन को जोड़े अपने साथ, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों को अपने व्यावहारिक ट्रेनिंग दिलाए। हमने सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी निकाली है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप अपने यहां किसी अनस्किल्ड मैन पावर को रखते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत
आधा पैसा राज्य सरकार आपको देगी, आधा पैसा मानदेय के रूप में आप उनको दीजिए। उसको कार्य मिलेगा, एक निश्चित पीरियड तक वो कार्य करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका समायोजन होगा और आधा पैसा राज्य सरकार आपको देगी। और मुझे लगता है ये बड़ा प्रयास होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अगले एक वर्ष के अंदर 7.5 लाख नौजवानों को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हमने तय किया है। एक बड़ा अभियान होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बेसिक शिक्षा में, उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा है देश का। बेसिक शिक्षा में 1,33,000 विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आज से 6 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे स्कूल ऐसे लगते थे जैसे कोई बंजर खाना हो, पेड़ उगे रहते थे, धूल से पटी होती थी, टॉयलेट नहीं होते थे, बच्चे जमीन पर बैठते थे, कच्चा फर्श में बैठते थे, कोई फर्नीचर नहीं, लाइब्रेरी की बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज इन 1,33,000 विद्यालयों में अच्छा फ्लोर है, फर्नीचर है, बालक और बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, डिजिटल लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है और वहां पर बेहतरीन अन्य सुविधाओं को देने का कार्य हुआ है। इसमें विभाग के साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाज के योगदान से सब कार्य हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश का हर उद्यमी ऐसे ही कुछ संस्थान को कुछ कार्यक्रमों के साथ जोड़ ले, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम ग्रामीण क्षेत्र में इस बात के लिए चिल्लाते हैं कि चिकित्सक नहीं है, या चिकित्सालयों में जो अच्छे चिकित्सालय हैं वहां भीड़ होती है। आज केजीएमयू में जाइए आप, 10,000 लोग वहां पे खड़े होंगे लाइन में, अलग अलग लाइन में खड़े होंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। एसजीपीजीआई में 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ खड़ी रहती है चिकित्सक को दिखाने के लिए। स्क्रीनिंग अलग अलग स्टेजेस पे हो। एक हेल्थ एटीएम एक पीएचसी पे हमने लगा दिया और एक टेक्नीशियन को ट्रेन कर दिया। हेल्थ एटीएम की कीमत कितनी होगी? 5 से 7 लाख, इससे ज्यादा का नहीं। टेक्नीशियन को हमने उसके साथ जोड़ दिया, 60 प्रकार की जांचें वो कर देगा और वहीं से बैठे बैठे टेली कंसल्टेशन से हम गांव के व्यक्ति को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। जो व्यक्ति सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी या सामान्य वायरल फीवर से जुड़ा हुआ व्यक्ति गांव में उसको मिल गई, तो शहर की भीड़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की या बड़े चिकित्सा संस्थान की भीड़ की स्क्रीनिंग का कार्य वहां होगा। तो यहां पे क्वालिटी हेल्थ की सुविधा हम दे पाने में सफल होंगे। डॉक्टर की कमी को दूर भी किया जा सकता है। लगातार विभाग उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन अगर समाज उसके साथ जुड़ जाता है कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तमाम अन्य संस्थानों के में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। आज तो आपने देखा होगा कितना बड़ा कार्यक्रम पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ। गरीब कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। ये जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों के साथ अगर हम भी जुड़ करके, समाज भी जुड़ेगा, उद्यमी भी जुड़ेगा, तो इसकी गति और तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है और हमें उस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र की नियुक्ति के साथ जुड़े हुए सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन उद्यमियों को सफल निवेश के बाद यहां पर आज उनका इंसेंटिव प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।